नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 12 वर्षों में भारत प्रभावी नीतियों, ऐतिहासिक सुधारों और अभूतपूर्व फैसलों से एक समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री के निर्णायक नेतृत्व में देश ने विकसित और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। रक्षा से आंतरिक सुरक्षा, तकनीक से अर्थव्यवस्था और विश्व स्तरीय इंफ्रा से ईज ऑफ लिविंग तक। मोदी सरकार के 12वें वर्ष में भी दुनिया नए भारत की बेमिसाल रफ्तार की गवाह बनी। वैश्विक मंच पर देश का दबदबा नई ऊंचाइयों तक गया। ऑपरेशन सिंदूर में देश ने आतंक और उसके आकाओं को घर में घुसकर मारा, तो वैश्विक मंच पर भी आतंक के सरपरस्तों को बेनकाब किया। आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिलाने के सैन्य एक्शन के बाद आतंक के आकाओं के खिलाफ ये भारत की कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक थी। सरकार ने 7 प्रतिनिधिमंडल 33 देशों के लिए रवाना किए। एकजुट भारत की मजबूत आवाज सुनिश्चित करने के लिए इनमें सभी दलों के सांसदों को शामिल किया गया। 50 सदस्यों वाले इन प्रतिनिधिमंडलों ने पूरी दुनिया के सामने 2 बातें मजबूती से रखीं। पहली, शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता और दूसरी, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो सेनाओं के पराक्रम ने, हमारे आत्मनिर्भर अभियान ने देश में एक सिंदूर स्पिरिट पैदा किया। ये सिंदूर स्पिरिट हमने तब भी देखी जब दुनिया भर में हमारे प्रतिनिधि मंडल भारत की बात बताने गए। मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने बहुत ही प्रभावी ढंग से भारत की बात डंके की चोट पर दुनिया के सामने रखी। एक तरफ वैश्विक मंच पर पाकिस्तान बेनकाब हुआ, तो दूसरी ओर सरकार ने देश के रक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने से जुड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। पीएम ने लाल किले की प्राचीर से भारत की अपनी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र का ऐलान किया। 2035 तक घरेलू तकनीक से विकसित ये ऐसी शक्तिशाली हथियार प्रणाली होगी जो दुश्मन के हर हमले को नाकाम बना देगी, साथ ही कई गुना तीव्रता से जवाबी प्रहार करेगी। 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाए, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। ऑपरेशन सिंदूर ने बाहरी मोर्चे पर शौर्य की गाथा लिखी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का 12वां वर्ष एक और कारण से हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। दशकों बाद देश को नक्सलवाद से मुक्ति मिली।
24 अगस्त 2024 को सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की बैठक के बाद घोषणा की गई थी कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। ये हमारे सुरक्षा बलों का पराक्रम, साहस और बलिदान ही है कि 31 मार्च 2026 की निर्धारित तिथि से पहले ही देश से नक्सलवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो गया। एक समय था जब नक्सलियों ने 12 राज्यों में पूरा रेड कॉरिडोर बना रखा था। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमान संभालते ही लाल आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकने की एक व्यापक रणनीति बनाई गई। एक ओर नक्सल विरोधी अभियानों के लिए सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं, वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों में बड़ी विकास परियोजनाओं का आगाज हुआ। 12 वर्षों में 20,557 करोड़ रुपए की लागत से 12,211 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा किया गया। 5,000 मोबाइल टावर, 1,804 बैंक शाखाएं, 1,321 एटीएम, 259 एकलव्य मॉडल स्कूल, 46 आईटीआई और 49 स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले गए। साथ ही 90,000 से ज्यादा युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास का काम हुआ। सुरक्षा बलों के एक्शन को लेकर संवाद, सुरक्षा और समन्वय तीनों मोर्चों पर काम हुआ। सुरक्षा बलों के ठोस एक्शन से 2024 से मार्च 2026 तक 706 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए, 2,218 गिरफ्तार हुए और 4,839 ने आत्मसमर्पण किया। दशकों दशक तक विकास की रोशनी से देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ी आबादी वंचित रही। इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे आदिवासी भाई बहनों को, दलित भाई बहनों को, गरीब लोगों को उठाना पड़ा। साथियों, माओवादी आतंक देश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा पाप है। मैं देश के नौजवानों को इस हाल में नहीं छोड़ सकता था। मजबूत रक्षा पंक्ति और सशक्त आंतरिक सुरक्षा ढांचे के साथ साथ भविष्य के भारत की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा। अत्याधुनिक तकनीक और ऊर्जा संसाधनों के लिए सरकार ने भारी निवेश भी किया और सुधार भी। सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए इस साल इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा चरण लॉन्च किया गया। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत के नेतृत्व में एआई से जुड़े भविष्य के खाके को आकार दिया। नई दिल्ली में हुई इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के घोषणा पत्र को 92 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन मिला। तकनीक तक सभी की पहुंच, जन कल्याण में इसके प्रयोग को सुनिश्चित किया जाना और सुरक्षित और विश्वसनीय वैश्विक एआई इकोसिस्टम का निर्माण इस घोषणा पत्र का आधार रहे। इंसान सिर्फ डेटा पॉइंट न बन जाए, इंसान सिर्फ रॉ मटेरियल तक सीमित न रह जाए, इसलिए एआई को डेमोक्रेटाइज करना होगा। इसे इंक्लूजन और एम्पावरमेंट का माध्यम बनाना होगा और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में। साथियों, हमें एआई को ओपन स्काई भी देना है और कमांड भी अपने हाथ में रखना है। नया भारत भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है। विश्व की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था की इस विकास यात्रा में भागीदार बनने के लिए पूरी दुनिया उत्सुक है। इस साल होने वाले बड़े आर्थिक समझौते इसका बड़ा प्रमाण हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता,
भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता या फिर अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए किया गया भारत अमेरिका व्यापार समझौता। दुनिया वैश्विक विकास परिदृश्य में भारत की केंद्रीय भूमिका को बखूबी समझ रही है। इन समझौतों से भारतीय उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार में असीमित संभावनाएं पैदा हुई हैं। वहीं देश के युवाओं और पेशेवरों के लिए मोबिलिटी से जुड़े हजारों लाखों नए अवसर उपलब्ध होते जा रहे हैं। आज मेरा देश ये सामर्थ्य दिखा रहा है। ये तब होता है जब आपके पास आर्थिक सामर्थ्य हो, आपके पास आपके नागरिकों के अंदर, देशवासियों में एक ऊर्जा हो और खास करके मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम हो, तब जाकर के विश्व आपके साथ डील करने के लिए आगे आता है। दुनिया देख रही है नए भारत के सामर्थ्य को, सुधारों के सिलसिले को। मोदी सरकार का 12वां वर्ष ऐसे सुधारों के लिए याद रखा जाएगा जो कई मायनों में ऐतिहासिक रहे। इनमें सबसे प्रमुख हैं अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार, नया इनकम टैक्स कानून, जन विश्वास विधेयक और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में निजी क्षेत्र की भागीदारी का प्रावधान करने वाला शांति कानून। जीएसटी सुधार से रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें सस्ती हुईं। अनेकों सामान सेवाएं या तो टैक्स फ्री हो गए या फिर घटकर केवल 5% टैक्स के दायरे में आ गए। वहीं देश को 6 दशक बाद मिले नए आयकर कानून ने फाइलिंग की सुविधा में सुधार, मुकदमेबाजी में कमी और पारदर्शिता में इजाफा किया। गैर जरूरी कानूनी चक्करों से नागरिकों को निकालने की इसी पहल को जन विश्वास विधेयक 2026 ने आगे बढ़ाया, जिसके तहत मामूली कानूनी चूक के मामलों में सजा की जगह जुर्माना और छोटे मोटे मामलों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इससे आम आदमी का जीवन आसान होगा और न्यायपालिका पर मुकदमों के बोझ में भी कमी आएगी। नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें तो 1 साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। नीतिगत बदलाव से सुधार की यात्रा को नई रफ्तार मिलने का सिलसिला श्रम कानूनों में भी देखा गया। सरकार ने 29 श्रम कानूनों को 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित कर दिया। अनुपालन को सुव्यवस्थित करना और अप्रचलित प्रावधानों का आधुनिकीकरण इन सुधारों का मुख्य आधार है। ये ऐसा सरल और कुशल ढांचा है जो व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देता है, साथ ही श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा भी करता है। सुधारों के इसी क्रम में सरकार राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर आई। भारत में 8.44 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनके 30 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। 2002 में तैयार की गई पिछली सहकारी नीति वैश्वीकरण, डिजिटलीकरण और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के चलते आए बड़े बदलावों के कारण अब पुरानी साबित हो रही थी। ऐसे में कानूनी सुधारों, डिजिटलीकरण और वित्तीय सशक्तिकरण पर आधारित नई नीति के दूरगामी सकारात्मक लाभ होंगे। नागरिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण बिंदु है नागरिकों की न्याय तक आसान पहुंच। इस दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया। मई 2026 में राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा जजों की संख्या 33 से बढ़कर
37 हो गई है। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि से सर्वोच्च न्यायालय अधिक कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगा, साथ ही त्वरित न्याय सुनिश्चित होगा। मोदी सरकार के 12वें वर्ष के फैसलों में एक दिशा स्पष्ट दिखती है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाकर नए अवसरों के द्वार खोलने की दिशा। इन अवसरों का दायरा व्यापक है। कनेक्टिविटी, पर्यटन विकास, उद्योगों को बढ़ावा और ढेरों रोजगार। इस साल मार्च में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पहले चरण का शुभारंभ आधुनिक इंफ्रा निर्माण की दिशा में मील का पत्थर है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में देश को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना का उपहार मिला था। इसके साथ साथ देश के हवाई अड्डों के विस्तार का क्रम भी इस साल चलता रहा। शिपिंग से जुड़ी परियोजनाओं, शहरों में मेट्रो ट्रेन सेवाओं का विस्तार, नमो भारत ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन सेवाओं से जुड़ी योजनाएं देश को इस वर्ष भी बड़े पैमाने पर मिली। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना तो इंफ्रा विकास से जुड़ी ऐसी पहल है जिसकी चर्चा विश्व भर में हुई। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब रेलवे ब्रिज, दरअसल इसी परियोजना का हिस्सा है। इसी प्रोजेक्ट में शामिल अंजी ब्रिज देश का पहला केबल स्टे रेलवे पुल है। बजट 2026 में घोषित 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर भी इंफ्रा विकास को लेकर सरकार की दूरगामी सोच को दिखाते हैं। इसी साल देश को गंगा एक्सप्रेसवे जैसे भव्य उपहार मिले। मेरठ से प्रयागराज के बीच लगभग 600 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बना है। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित 213 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण भी आधुनिक इंफ्रा निर्माण की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। राष्ट्र की भाग्य रेखाएं ये हमारी सड़कें होती हैं, हमारे हाईवे होते हैं, हमारे एक्सप्रेस वे होते हैं, एयरवे, रेलवे, वाटरवे, ये हमारे राष्ट्र की भाग्य रेखाएं होती है। और बीते एक दशक से हमारा देश विकसित भारत बनाने के लिए विकास की ऐसी ही भाग्य रेखाओं के निर्माण में जुटा हुआ है। ये विकास की भाग्य रेखाएं सिर्फ आज की सुविधाएं नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की समृद्धि की गारंटी है। और ये मोदी की भी गारंटी है। नागरिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों में सरकार नारी शक्ति को लेकर लगातार प्रतिबद्ध रही है। ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की ऐतिहासिक योजना लखपति दीदी के तहत अब 6 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक सशक्तिकरण के साथ नारी शक्ति का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना भी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं का हिस्सा है। 28 फरवरी 2026 को राजस्थान के अजमेर से पीएम ने इस दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की। पीएम ने महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मुफ्त टीकाकरण का लाभ देश भर की 14 वर्ष आयु की लगभग 1 करोड़ 15 लाख लड़कियों को हो रहा है। गार्डासिल 4 की एक खुराक सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार HPV टाइप के विरुद्ध 93 से 100% तक असरदार है। सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। इसके प्रतिवर्ष 1,20,000 से अधिक नए मामले सामने आते हैं और लगभग 80,000 मौतें होती हैं। ऐसे में इतने प्रभावी टीकाकरण का विशाल अभियान देश की नारी शक्ति के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नारी शक्ति सशक्तिकरण की अपनी प्रतिबद्धता आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने महिला आरक्षण लागू करने से जुड़ा संविधान संशोधन संसद में पेश किया। हालांकि विपक्ष ने इस ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को पारित नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री ने प्रतिबद्धता दोहराई कि उनकी सरकार नारी शक्ति सशक्तिकरण की दिशा में लगातार प्रयास करती रहेगी।
जन कल्याण की पहल और सुधारों का दायरा शहर से ग्रामीण भारत तक बराबर नजर आता है। इस साल विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण कानून 2025 ने मनरेगा की जगह ली। दरअसल संरचनात्मक कमजोरियों ने मनरेगा का प्रभाव सीमित कर दिया था। ऐसे में नए कानून ने आधुनिक, जवाबदेह और अवसंरचना केंद्रित ढांचे के माध्यम से इन कमियों को दूर किया है। विकसित भारत जीरामजी कानून में प्रतिवर्ष प्रति ग्रामीण परिवार रोजगार गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई। इतना ही नहीं, किसी भी स्थिति में कार्य की समाप्ति के 15 दिन के भीतर भुगतान किए जाने को अनिवार्य बनाया गया। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में ग्रामीण भारत की भूमिका को ध्यान में रखते हुए सरकार निर्णायक नीतियों के निर्माण में लगी है। इस साल लॉन्च हुई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के केंद्र में है 100 निम्न प्रदर्शन वाले कृषि जिले। 6 वर्ष के लिए 24,000 करोड़ रुपए के वार्षिक परिव्यय की इस परियोजना से 1 करोड़ 70 लाख किसानों को सीधे लाभ होगा। चयनित जिलों में उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा, सिंचाई और भंडारण में सुधार और ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना योजना के प्रमुख बिंदु हैं। प्रभाव व्यापक और परिणाम दूरगामी हो, इसलिए पहल के तहत कृषि विश्वविद्यालयों और नीति आयोग के सहयोग से जिला स्तरीय योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इस योजना में हम सरकार की 36 योजनाओं को एक साथ जोड़ रहे हैं। जैसे प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन है, सिंचाई के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप अभियान है, तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए तिलहन मिशन है, ऐसी अनेक योजनाओं को एक साथ लाया जा रहा है। पीएम धन धान्य कृषि योजना में हमारे पशुधन पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान जिन हालात में संभाली थी, उनमें दशकों से लटकी समस्याओं के निस्तारण की भी चुनौती थी और विकास के विजन को भी तेजी से जमीन पर उतारना था। मोदी सरकार ने दोनों मोर्चों पर अपनी निर्णायक सोच ठोस एक्शन में बदली। नतीजा, देश ने 12 वर्ष में विकास की नई गाथा लिख डाली। मजबूत इच्छा शक्ति, ठोस नीतियों और बेहतरीन कार्यान्वयन से अब तक मिले परिणामों ने मोदी सरकार को और ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया है। 12वें साल में सरकार का हर कदम विकसित भारत 2047 की यात्रा में मील का पत्थर रहा है। आज देश जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इतना विकास हो रहा, गरीब कल्याण को लेकर इतने बड़े स्तर पर जो काम चल रहा है, इन सारे प्रयासों का परिणाम है कि आज देश बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है।